मोबाइल जोड़ो। माफी चाहेंगे, प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज थी, लेकिन पहले वहाँ पर पानी भर गया, इसके बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो हमें लगा ये सब चीज़ें होती रहेंगी, आप लोगों से बात करनी चाहिए। कल हम लोग अब्दुल के घर गए थे, उसके गांव गए थे। उस गांव तक जाने की जो सड़क है, जो सरकारी रिकॉर्ड्स में मुझे बताया कि वो सड़क 2 बार बनी हुई है, लेकिन वो सड़क किस तरह की दिखती है आप लोगों ने देखा होगा। वहां से ये बच्चा थोड़ी देर पैदल चल के, फिर रिक्शा लेके, फिर ट्रक में बैठकर, फिर ट्रेन में बैठकर 18 तारीख को जंतर मंतर पहुंचा। उसके पिताजी ने ही उसको बोला कि बेटा जाओ, कुछ अच्छा हो रहा है इस देश में, इस सिस्टम में कुछ बदलाव लाने की लड़ाई हो रही है, तो तुम भी जाओ। 26 तारीख तक अब्दुल जंतर मंतर पर मौजूद रहा, प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, हमारी टीम के साथ वॉलंटियर किया। लेकिन 26 को वापस आने के बाद से लगातार वहां पर भाजपा के गुंडों द्वारा लगातार अब्दुल को और उसके परिवार को धमकाया। जो वहां के लोकल एमएलए हैं निर्मल दाड़ा, जो खुद को बहुत बड़े गुंडे समझते हैं, उन्होंने अब्दुल को कॉल करके पाकिस्तानी कहा और उसे आतंकवादी कहा। जब सरकारी स्कूलों की हमारी कैंपेन शुरू हुई, स्कूल ठीक करो कैंपेन, तो उसके तहत अब्दुल सिर्फ वहां का जो सरकारी स्कूल है उसके गांव का, उस स्कूल को विजिट करने के लिए वहां के हेडमास्टर से परमिशन मांगने गया। जैसे ही वो वापस आया, वहां पर भाजपा के गुंडे पहुंचे, उन्होंने सीधे अब्दुल के साथ मारपीट शुरू की, बीच बचाव करने आए, उसके पिताजी के साथ मारपीट शुरू की। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल गए, वहां पर भी आकर भाजपा के गुंडों ने अब्दुल के परिवार के साथ, अब्दुल के पिताजी के साथ मारपीट की। अब्दुल ने मुझे ये तक बताया कि वहां पर कुछ गुंडे चाकू लेकर भी आए थे, बंदूक लेकर भी आए थे, तो बहुत क्लियर था कि वो लोग उनका मर्डर करना चाहते थे, अब्दुल का मर्डर करना चाहते थे। बहुत दुख की बात है कि अब्दुल के पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, he succumbed to the injuries। लेकिन कल जब अब्दुल की दादी माफिक साहब, जो अब्दुल के पिताजी थे, उनकी मम्मी से हमने बात की, तो उन्होंने रोते रोते सिर्फ हमें एक चीज बोली कि अब्दुल तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम लड़ो, इनकलाब जिंदाबाद और जीत तुम्हारी होगी। जब उस परिवार से हम मिले, उनकी जब हमने बातें सुनी, तो हमें सिर्फ एक चीज समझ में आई कि अब्दुल और उसका परिवार सच्चे देशभक्त हैं, उनको अपने देश से बहुत प्यार है और वो इस देश को सुधारने के लिए लड़ते रहे। हमें बहुत गर्व है कि अब्दुल सीजेपी का कार्यकर्ता है और अब्दुल बिना डरे अपनी लड़ाई आगे भी लड़ेगा। इस बार पूरी टीम अब्दुल के साथ खड़ी है। अब्दुल अब से हमारी जिम्मेदारी है और अब्दुल को कुछ भी हुआ तो बंगाल सरकार की खैर है। हमने 4 डिमांड्स सरकार के सामने रखी थी, जिसके बारे में आपको अंकित भारद्वाज जी, जो हमारे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन के इंचार्ज हैं, जिसमें बंगाल भी शामिल है, यहाँ का पूरा संगठन बनाने की जिम्मेदारी अंकित जी की है। तो क्या 4 डिमांड्स थी, उसके बारे में अंकित जी आपको बताएंगे। सिक्योरिटी को देखते हुए एक डिमांड हमने ये रखी है कि अब्दुल के पूरे परिवार की सिक्योरिटी सरकार को मुहैया करानी पड़ेगी। उनकी जिम्मेदारी है, सुबह शाम अब्दुल के परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने अब्दुल के पिताजी पर हमला किया था, अब्दुल पर हमला किया, उनकी फैमिली पर हमला किया, वो सारे लोग करीब 15-20 लोग थे, हमारे नॉलेज में आया है, लेकिन सिर्फ 4 लोग अभी पकड़े गए। उसके अलावा पुलिस वाले वहाँ पे लोग थे, थाने के लोग थे, उन लोगों का भी बहुत नेग्लिजेंस था। तो हमने ये भी डिमांड की है उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो भी लोग इस नेग्लिजेंस में इन्वॉल्व थे उनको भी, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए सख्त से सख्त। उसके अलावा हमने जब अब्दुल से पूछा कि आपको कोई कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उस लड़के ने, उस देशभक्त ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि मुझे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए,
मुझे स्कूल ठीक करने हैं, यही मेरा एम है। तो आप एक स्कूल मेरे पापा जी के नाम पे बनवा दो, जनाब तारिक जी के नाम पर एक स्कूल बनवा दो आप, ये उसकी डिमांड थी। तो यही चौथी हमारी डिमांड है। इन चारों डिमांडों को इंश्योर करने के लिए हमारा एक डेलीगेशन, सीजीपी का डेलीगेशन अब्दुल के घर पर रहेगा। आकाश जी हमारे साथी, इनकी लीडरशिप में, ये हमारे बहुत मजबूत साथी हैं, इनकी लीडरशिप में हमारे लोग यहाँ पर रहेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, सरकार इन चारों डिमांडों को 10 दिन के अंदर पूरी करे। अगर सरकार इन चारों डिमांडों को पूरी नहीं करती है तो जैसा कि हमने बताया था कि हम उस डिस्ट्रिक्ट का घेराव करेंगे, वहाँ के एसडीएम ऑफिस का घेराव करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि ये चारों डिमांडें पूरी करें। आगे की जो डिटेल है वो हमारे साथी विजय जी बताएंगे। विजय हमारे साउथ जोन के हेड है और उसके साथ ही हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब्दुल के लिए हम लोग एक फंड रेजिंग कैंपेन की शुरुआत करेंगे। उसकी डिटेल्स आपके साथ विजय शेयर करेंगे और बंगाल में आगे की हमारी रणनीति क्या रहेगी उसके बारे में भी विजय आपसे 2 मिनट बात करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को आज की एक और घटना के बारे में बताना चाहूँगा। आज हमारा एक मीटअप प्लान था, लेकिन उस मीटअप में किस तरह की दिक्कतें सरकार द्वारा पैदा की गई उस बारे में हम बात करेंगे। पूरा नाम मेरा नाम विजय रेड्डी मल्लंगी है, मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूँ। और जब हमने अब्दुल जी से मिला था, उनका परिवार बहुत गरीब परिवार है। हमने सोचा है कि हम और एक डिमांड रखेंगे इस सरकार के आगे कि उनको अच्छी सी कॉम्पेंसेशन मिले, कम से कम 1 करोड़ रुपए की कॉम्पेंसेशन मिले। लेकिन अब्दुल ने मना किया। अब्दुल ने बोला कि मेरा पापा तो चले गए, लेकिन मुझे पैसे की कोई लालच नहीं है, मुझे कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए, मुझे मेरे विलेज में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे पापा के नाम पे एक स्कूल चाहिए। तो ये तो सरकार करना पड़ेगा इस सरकार को, और हम जिम्मेदारी लेना चाहते हैं अब्दुल के लिए, कॉम्पेंसेशन के लिए फंड रेज करने का जिम्मेदारी। तो हम उनका अकाउंट नंबर, उनका अकाउंट डिटेल्स भी हम पब्लिक करेंगे कल। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सारे वेस्ट बंगाल के सिटीजन से, सारे देश के युवाओं से और छात्रों से कि 1-1 रुपये अगर आप अब्दुल के लिए डोनेट कर सकते हैं, वो उनको बहुत मदद मिलेगी, उनके फैमिली को भी बहुत मदद मिलेगी। और उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमने बहुत सुना है कि वेस्ट बंगाल में लगभग 8000 स्कूल बंद हो चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि आप लोग तो कोई नौजवान अगर वो स्कूल के बारे में, वो शिक्षा के बारे में आपके स्कूल के दरवाजे को खटखटाएगा, उसकी मौत नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर हमला नहीं होनी चाहिए। शिक्षा की भूमि है वेस्ट बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर ने जितना सिखाया पूरा देश को, ये शिक्षा को आप इस वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल बनाना चाहिए, वायलेंस को नहीं। तो हम यही विनती करते हैं, अगर आप ऐसे ही करते जाओगे तो बहुत गलत एग्जाम्पल सेट होगा पूरे हिंदुस्तान में वेस्ट बंगाल के बारे में। तो हम ये विनती करते हैं कि छात्रों के ऊपर और स्टूडेंट्स के ऊपर आप विद्या की बात करें, आप शिक्षा की बात करें और वायलेंस ना करें। आज हमारा सीजेपी का मीटअप प्लान था, आप लोगों ने उसकी डिटेल्स देखी होगी। भारत सभा हॉल में कोलकाता में ही है, वहाँ पर ये मीटिंग प्लान थी, इंटरनल मीटिंग थी। हमारे सीजेपी के जितने भी साथी हैं उनके साथ किस तरह से आगे संगठन को बढ़ाया जाए, स्कूल ठीक करो कैंपेन को किस तरह से हम बंगाल के गांव-गांव तक लेकर जा पाए, इस बारे में मीटिंग थी। कल भारत सभा हॉल हमने बुक कर लिया था। आज जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर भाजपा के जो लोकल लीडर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो आपकी मीटिंग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। बंगाल में भाजपा सरकार को आए हुए 4 महीने हुए। ये सरकार बड़ी आसानी से कह सकती थी कि हम सरकारी स्कूलों पर काम करेंगे, आप हमें थोड़ा समय दीजिए। बंगाल में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारी जाए आप बताइए, हम मिलकर आपके साथ काम करें। हम अभी आए हैं, आपके साथ मिलकर बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे। लेकिन बंगाल की सरकार ने पिछले 2-4 दिनों में क्या किया? हमारा वॉलंटियर जो वहां पर स्कूल का ऑडिट करने गया, उसके परिवार के साथ मारपीट की, उसके पिता की हत्या कर दी। एक शांतिपूर्वक इंटरनल मीटिंग जिसमें हम सिर्फ ये रणनीति बना रहे थे कि किस तरह से बंगाल के स्कूलों को सुधारा जा सके, उस बारे में डिस्कशन करते हैं। आपने डरा धमकाकर उस मीटिंग हॉल को कैंसिल करवा दिया। आप अगर यही करने आए हैं तो हम ये लिख कर दे सकते हैं कि बहुत जल्दी बंगाल की जनता आपसे त्रस्त होने वाली है। समय है, सुधर जाइए, बंगाल की शिक्षा व्यवस्था पर काम कीजिए। बहुत दिक्कतें हैं।
2000 से ज्यादा स्कूल बंगाल में पिछले कुछ सालों में बंद हुए हैं। बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट जहां पर हम मौजूद थे वहां पर 200 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। हजारों टीचर्स सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद से उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। एक के बाद एक बंगाल में रिक्रूटमेंट स्कैम्स हुए हैं, पेपर लीक्स की घटनाएं हुई हैं। यहाँ के कॉलेजेस का हाल किसी से छुपा नहीं है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज का हाल किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों के पास मौका है, या तो आप गुंडागर्दी करिए जैसा कि पूरे देश में भाजपा के गुंडे कर रहे हैं, भाजपा की सरकारें कर रही हैं, या फिर आपके पास मौका है कि आप प्रोग्रेसिवली बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को सुधारें। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है और आपकी अगर गुंडागर्दी जारी रहेगी तो बहुत जल्दी बंगाल की जनता को भी आपका सच समझ में आ जाएगा। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आपको जितनी हिंसा फैलानी है, जितनी मारपीट करनी है, जितने लोगों को अरेस्ट करना है आप कर लीजिए। बंगाल की और पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को हम सुधार के रहेंगे। আপনার বয়স কি এখন 40-এর উপরে হয়ে গেছে? রাতের বেলায় কি খুব ঘেমে উঠে যাচ্ছেন? উঠে হাজবেন্ডের পাশে বসে থাকছেন অনেকক্ষণ, ঘুম আসছে না চোখেতে কিছুতে? আপনি কিন্তু পেরিমেনোপজাল এজ গ্রুপে ঢুকছেন। আপনার হয়তো আর কিছুদিন পরে মেনোপজ আরম্ভ হবে। নমস্কার, আমি ডক্টর কন্যাকুমারী কুন্ডু। আমি সিনিয়র গাইনোকোলজিস্ট অবস্টেট্রিশিয়ান অ্যাটাচড উইথ ভিভা সিটি মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল। মেনোপজের আমাদের অ্যাভারেজ এজ, ইন্ডিয়ান ওমেনদের অ্যাভারেজ এজ হচ্ছে 49.5 ইয়ার্স আপ টু 55 ইয়ার্স পর্যন্ত আপনার পিরিয়ডস হতে পারে, বাট 42 থেকে 55 যে কোনো সময়ের মধ্যে আপনি মেনোপজ অ্যাটেন্ড করতে পারেন। তো আপনার জন্য আমি কেন বলছি এই সমস্যাগুলো, বিকজ এই সময়ে দাঁড়িয়ে আপনার কিন্তু মাসেল উইকনেস ডেভেলপ করতে পারে, আপনার হাড় আস্তে আস্তে ঝুরঝুরে হয়ে যেতে পারে, যেটাকে আমরা বলি অস্টিওপোরোসিস। আপনার এই সময়ে দাঁড়িয়ে যেটা হতে পারে সেক্সুয়াল হেলথের প্রবলেম, আপনার হতে পারে ভ্যাজাইনাল ড্রাইনেস, ঘন ঘন ইউটিআই এর প্রবলেম, ঘন ঘন ভ্যাজাইনাল ইনফেকশন। আপনি যদি ভাবছেন আপনি এরকম ধরনের ঠিক সমস্যা দিয়ে আপনি যাচ্ছেন, তাহলে আপনি অবশ্যই কোনো অভিজ্ঞ গাইনোকোলজিস্টকে দেখাবেন, আপনি এই সমস্যা ফেলে রাখবেন। এই সুযোগে জানিয়ে রাখি, ভিভা সিটি মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটালে আপনাদের জন্য ওমেন হেলথ স্ক্রিনিং প্যাকেজ, যার মধ্যে প্যাপসমিয়ারও কিন্তু ইনক্লুডেড। নিচের লিঙ্কে আপনারা যোগাযোগ করুন অথবা আপনার প্রয়োজনীয় প্রশ্নটি রাখুন, আওয়ার টিম উইল রিচ আউট, অথবা আপনারা নিচের দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন ডিরেক্টলি। নমস্কার। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।